हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों हमारे संस्थान द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए आयोजित जितने भी मॉडल टेस्ट सीरीज हुए हैं उनका आज हम एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमारे संस्थान द्वारा जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर 8718896666 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन क्वाइट के साथ। याद रखना, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है 75, 23, 86, 4 में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू उस स्थान पर क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों 2 की। 2 आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2 जो है कौन सी स्थान पर है, आप कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर। मतलब 2 की स्थिति जो है वो 10,000वें स्थान पर है। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो 2 की स्थिति 10वें हजार पर है, मतलब 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा दोस्तों। वहीं आपके 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 आपके हैं इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े स्थान पर है। मतलब 8 की जो स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 800। अब हम यदि इन दोनों में अंतर कर दें तो अंतर करने पर कितने का अंतर आ जाएगा, 20,000 में जब 800 को आप घटा दोगे तब आ जाएगा आपके पास वैल्यू 19,200 आ जाएगा। अब यदि 19,200 को यदि हम 14 से भाग दे दें, यदि हम 14 से भाग दे देते हैं तो आप देख पाओगे कि ये 2 से कट जाएगा। क्या ऊपर वाला 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9600 में, और ये 7 बार में। अब आप देख रहे हो कि 7 जो है अब 9600 को काट नहीं सकता। इसका मतलब कि अब ये कटता भी है तो दशमलव के कुछ स्थानों तक इसका मान प्राप्त होगा, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमको एक वैल्यू के रूप में मिल गया, वो है P और Q फॉर्म में हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास पहला ऑप्शन ये है, क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसको प्राकृतिक संख्या कहा गया है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है अपने आप में पूर्ण होना, है ना। मतलब इसको हम PQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते और ना ही ये दशमलव के बाद अंक छोड़ेगा। तो ये दशमलव के बाद अंक छोड़ रहा है और साथ ही PQ के फॉर्म में, अर्थात ये पूर्णांक हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन है आपके पास वास्तविक संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं है। तो बिल्कुल ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हमेशा हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड सवाल है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। अब योग के मीटर में यदि हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि योग निकालने के लिए या तो हम एवरेज निकाल सकते हैं या कोई अदर तरीका अपना सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया इस सवाल को ऐसे भी दे सकता था क्या कि प्रथम 10 मतलब 2, 4, 6 और ये कहाँ तक। तो हम ये कहेंगे कि 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। अब यदि मैं ये कहूँ कि एवरेज का मतलब होता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का सम, यदि इन दोनों संख्याओं का सम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे जी 20 और 2 कितना हो गया, 22, और 22 को 2 से भाग दे दिया जाए तो कितना हो जाता है, 11। तो मैं ये समझ गया कि ये प्रथम 10 सम संख्या है, इसका योग क्या है, 11 है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब लगातार सम संख्याओं के बारे में बोले तो एक जोड़कर उसका क्या निकाल लिया जाता है, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। यहाँ पर 10 है, हमने एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11। टोटल संख्या 10 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो मैं एक चीज फिर बता देता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, यदि प्रथम विषम संख्या की बात करें तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत हमेशा वो खुद संख्या होता है जितना दिया गया है। क्या हो जाएगा आपका एवरेज 10 हो जाएगा। कितने संख्याओं के बारे में बोला गया है तो 10 संख्याओं के बारे में बोला गया है। यदि एवरेज आपका 10 है और आपके पास 10 संख्या है तो यदि हम 10 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 दहम। अतः मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल ये है, यदि 97215 स्टार 6 को यदि 11 से पूर्णतः भाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ये पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। मैं आप एक चीज बता देता हूं कि 11 के डिविजिबिलिटी का रूल्स होता क्या है। तो 11 के जो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों के सम स्थान और विषम स्थान, मतलब अंकों के सम स्थान का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो जाए या तो 11 के मल्टीपल में मिले, क्या मिले, या तो 0 हो जाए या तो 11 के मल्टीपल में मिले, तब वो संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होता है, अन्यथा भाज्य नहीं होता है। अब हमारे पास अंक क्या दिए हैं, तो हमारे पास अंक है 9 7 2 1 5, इसके बाद स्टार और 6। ये संख्या क्या 11 से भाज्य होता है ना। ये संख्या क्या 11 से भाज्य है। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर सम स्थान, ये क्या है आपके सम स्थान है। तो हम देखेंगे 9 और 2 कितना हो गया, तो भाई 9 और 2 कितना हो गया आपके पास 11, और 11 होते ही हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। फिर हम देखें कि यहाँ पर 5 और 6, 5 और 6 का योग कितना होता है 11, ये भी 11 होते ही आपका क्या होगा, कट गया। अब आपके यदि हम ये बात करें सम स्थानों की, तो सम स्थान में 7 और 1 कितना हो गया, टोटल 8। अब मैं कहूं कि स्टार वाले स्थान के अंक मान ले तो भी क्या होना चाहिए, ऐसा अंक माने स्टार वाले के अंक कि 8 के साथ जुड़कर वो कितना बना ले, 11 बना ले। कितना बना ले, 11। तो 8 में कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। तो आप कहोगे जी कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा आंसर। क्लियर है। जो भी आपके पास डाउट होते हैं आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल है √6 √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये अनंत श्रेणी तक जा रहा हो। सवालों को सबसे पहले अच्छे से देखना है, क्या बोल रहा है, क्या वो अनंत श्रेणी तक है, क्या अनंत श्रेणी तक नहीं है। हमको इस सवाल पे यही दिख रहा है कि ये अनंत श्रेणी तक जा रहा है, और जब भी अनंत श्रेणी तक जाए तो यहाँ पर कोई भी अंक हो, उस अंक को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमने कहे कि यहाँ पर 6, हमने 6 को बाहर निकाले, और 6 का 2 ऐसे क्रमिक गुणन लेना है कि आपस में गुणा करने पर 6 हो और लगातार होनी चाहिए। वो अंक भी कैसे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और गुणा करने पर 6 भी आना चाहिए। तो मैं ये देख लिया कि 6 आने के लिए वो 2 अंक होनी चाहिए, एक तो 2 और 3। कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 3 है ना। 2 और 3 लगातार भी है, और गुणा करने पर 2 तिया 6 भी हो रहा है। अब आपके पास सवाल ये कि यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होने पर आपके बड़े वाला क्या होता है, सवाल का आंसर हो जाता है, और माइनस का चिन्ह होने पर छोटे वाला सवाल का आंसर बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए आपके पास 3 जो है बड़ा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2/10 को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने का क्या मतलब है कि हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं, भाग देने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो दशमलव में टूट जाता है। अब हमारे पास सवाल है कि यदि वाकई में है ना 2 को 10 से भाग दे दिया जाए तो दशमलव में क्या आएगा, यही सवाल है हमारे पास। अब हम ये देखेंगे कि 2 तो 10 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं दशमलव का 0। अब हम देंगे भाग, कितने बार में जाएगा, तो 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। कितने बार में जाएगा, 20 बार में। अब घटा देने पर कितना हो जाएगा, 0। अतः यदि हम इसको तोड़ें तो कौन से में टूट जाएगा, 0.2 में टूटेगा। अतः आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल है 8/13 8/13
4/7, 6/11, 10/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट भाग देकर आप छोटा अंक ज्ञात कर सकते हो। यदि हम ये कहें कि इसको हम 80 बना लें कुछ समय के लिए, तो हम दशमलव लगा देंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 छक्के 78 हुआ, बच गया आपके पास 2, और 13 कम 13 मतलब कितना आ गया? 0.6 आ गया। अब हम इसको भी दशमलव लगा सकते हैं, पॉइंट। अब आप कहोगे कि 7 35 हो गया, क्या कितना बच गया आपके पास? 5 बच गया, और साथ ही 49, तो इतने बार में टूट गया। यदि हम इसकी बात करें 6/11 की, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे, और आप कहोगे कि भाई 11×5 55 हो गया, और फिर 5 बचा तो फिर 11×5 55 हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 10, तो ये तो खुद बड़ा हो रहा है, एक पॉइंट में टूट रहा है 1.4 में, तो हमारा सबसे छोटा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 0.525, मतलब 6/11 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और तरीके हैं, लेकिन और तरीके से बेहतर है कि आप उसको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, भाग दे दो, है ना। दशमलव के बाद 1 या 2 स्थान तक आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम है। अब आपके पास भिन्न दे दिया है 2/3, 4/3, 3/8 और 1/2। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम, है ना। मतलब बढ़ते हुए क्रम मतलब आप छोटे से आगे बड़े की ओर बढ़ोगे, है ना, तभी बढ़ते हुए क्रम होगा। अब हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। हमारे पास सवाल ये है कि एक तो 2/3 है, क्या 2/3, फिर 4/5 दिया है, फिर आपके पास है 3/8 है, फिर उसके बाद है 1/2। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर यदि मैं इसको 20 बना दूं, मतलब पॉइंट, तो 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18। यदि यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें तो क्या कहोगे? 5 या 8 हो गया 40। यहाँ पर यदि हम 0 लगा देते तो 8 या 24 हो गया, और चूंकि 6 तो 8 7 56 बार में टूट गया, और ये तो खुद 0.5 बार में टूट जाएगा। अब बताओ यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों आपके पास 3/8 सबसे छोटा दिख रहा है। उसके बाद क्या है आपके पास छोटे में? तो आपके पास 1/2 है छोटा, तो हमने लिख दिया 1/2 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 0.6 है, तो हम लिखेंगे 2/3, उससे छोटा है। और सबसे जो छोटा कौन सा है, सबसे उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो 4.5। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? 3.1, 2.5 और 4.1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये होता है बनाने का एक्चुअल तरीका। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब जो डाटा दिया गया है उसको पहले तो उल्टा करके जोड़ना है, व्युत्क्रम का योग निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है, मतलब फिर उसको उसके बाद उल्टा कर देना है। अब हमारे पास डाटा है, एक तो 3/5 दिया है और फिर दिया है 7/3। अब इसका व्युत्क्रम यदि हम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? उसको 5/3 लेंगे, और उसको लेंगे हम कितना? 3/7 के रूप में। अब व्युत्क्रम का यदि हम योग कर देते हैं तो 3 और 7 कैल्शियम निकालेंगे, तो 3 7 कैल्शियम कितना हो गया? 21, है ना। 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 7 हो जाता है 35, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देते हैं, और 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो गया 9। अब कहोगे कि 35 और 9 का सम हो जाता है 44, 44/21। अब ये जो डाटा आया है इसका फिर क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम निकालने के लिए बोल रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो हम कहेंगे कि 44/21 का उल्टा हो जाएगा आपके पास 21/44, है ना। मतलब 21/44 जो होगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा इज द राइट आंसर हो जाएगा कि 21/44 इसका व्युत्क्रम का योग हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवालों में आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। आपका जो थ्योरम है बोर्ड मास का मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करोगे तो आप बताओ 1 में आधा से यदि भाग देते हो तो कितना बार जाएगा? तो आप कहोगे जी 1/2। प्लस का चिन्ह है हमने कर दिए प्लस, है ना, प्लस हो गया। अब 2 1 कम 2 और 2 और 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे जी 3/2। फिर उसके बाद भाग है मतलब अंक पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? तो हम कहेंगे फिर तो ये 2/3 हो जाएगा। क्या
यदि इस प्रोसेस की बात करें। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, हमने प्लस कर दिए तो हो गया 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होगा, तो आप कहोगे 5 बटे हो गया 2। अब यहाँ तक के ब्रैकेट खत्म होगा, उसके बाद फिर भाग है, भाग देने पर ये अंक फिर से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, मतलब 2/5 लिख सकते हो। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, हम लिख दिए प्लस का चिन्ह, है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो आप कहोगे कि 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया, तो आप कहोगे फिर तो 7/5 हो गया क्या। अब फिर उसके बाद भाग का चिन्ह है, नहीं गड़बड़ कर दिया कहाँ पर, सॉरी, 3 एकम 3, ये 3 होता, ठीक है, ये 3 है, तो 5 एकम 5, 5 और 3 हो जाता आपके पास 8/5 हो जाता। और एक बार और भाग है लास्ट में, और इसको यदि हम पलट दें तो कितना हो जाएगा, 8/5 को उल्टा हो जाएगा आपके पास 5/8, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5/8 इज राइट आंसर। क्लियर है। गणित को बहुत आसानी से बनाना है और अच्छे से हल डील करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा आपको लगता है कि हम बना सकते हैं बिल्कुल बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, यदि हम हल देखें कि यहाँ आपको दे दिया गया है कि भाई a का मान 4 दिया है और b की वैल्यू दे दिया है आपके पास 5, कितना दे दिया, 5 दे दिया। आपको फाइंड आउट करनी है, एक तो 3/5 प्लस एक दिया गया है b माइनस a। अब b का मान 5 है, a का मान 4, यदि हम दोनों में अंतर कर देते हैं, अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद b प्लस a दिया है, यदि हम इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो हमने लिख दिया 9। अब दोनों कैल्शियम निकाल लेते हैं, 9 और 5 कैल्शियम हो जाएगा आपके पास 45, है ना। 9 का गुणा 3 के साथ करने पर 9 3 27 हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस, और 5 का गुणा 1 के साथ करने पर 5 एकम 5 हो गया, और सम करने पर कितना हो जाएगा, तो आप देख पाओगे 32/45। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, 32/45 इज आपका राइट आंसर। क्लियर है। हर पतंग जानती है कि एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना है। दोस्तों, अपनी हिम्मत, अपने जज्बा को कभी कमजोर या कभी कम मत होने देना, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहिए और सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए, कि फिर आप देख पाना कि सवाल आप कितना आसानी से बना पा रहे हो, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप सवालों को अच्छे से डील कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों और खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो सवालों को अच्छे से पढ़ता है वही आंसर के करीब सबसे पहले पहुंचता है। दोस्तों, आपका काम है कि सबसे पहले आप सवालों को अच्छे से पढ़ लो, है ना, कि सवाल आखिर बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद सवाल डील कीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है ना, मुर्गी, जितने भी 2 पैर 4 पैर वाले जानवर होते हैं उन पर बेस्ड सवाल है। अब यहाँ पर है कि एक व्यक्ति के पास तो कुछ मुर्गी हैं और कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिर गिने जाए तो कितने सिर होते हैं, तो 75 सिर होते हैं, और पैर गिने जाए तो 140 है। तो उसके पास कितने मुर्गियां हैं। अब दोस्तों, एक चीज पर मैं बता दूं, एक चीज बताना चाहता हूँ इस सवाल पर। यदि मैं ये कहूँ कि जितने भी, अब आप एक चीज बताओ, मुर्गी हो, बतख हो, खरगोश हो, सभी के एक ही ना सिर होते हैं कि 2-3 सिर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक के 2-3 सिर हो गए, ऐसा नहीं है ना। लगभग सभी के एक ही सिर होते हैं जानवर के, है ना। इंसानों के भी एक ही सिर होते हैं, तो इस चीज को आप अदरवाइज नहीं लेना है। अब जैसे मैं कहूँ मुर्गी हो गए, 2 पैर वाले जानवर की बात करें आपके, है ना, तो 2 पैर होते हैं उनके। तो मैं ये कहूँ कि यदि सभी के सभी मुर्गी हो जाते हैं तो 75 मुर्गी हो जाते हैं क्या। अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई, तो आप कहोगे 2 पैर होते हैं। अब मैं कहूँ कि यदि 75 के 75 भी मुर्गी होते हैं और सभी के 2 पैर होते तो टोटल पैरों की संख्या कितना होता है, तो 75 दुनी हो जाता है आपके पास 150 पैर। कितने पैर हो जाते हैं, 150 पैर। अब आप ये मत कहना कि कुछ मुर्गी के एक ही पैर थे, है ना, या कई मुर्गियों के पैर ही नहीं थे, ऐसा बात नहीं है ना। बात तो सभी यही है कि सभी के पैर होंगे ही, है ना, और 2-2 पैर होंगे। और यहाँ पर पैरों की संख्या कितना दिखा रहा है, 140। तो हम यही कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, या सवाल यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आपको इस टाइप के केस मिले, है ना, मुर्गी बतख जितने भी वाले हो, तो हमेशा याद रखिएगा 2 पैर निकालने के लिए, 2 पैर वाले जानवर का संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सिर का दुगना
सिर दुगना माइनस पैर आधा। इसका मतलब ये है कि यदि हम सिर को दुगना करके और पैर को आधा करके घटा देते हैं, है ना, सिर को दुगना कर देंगे और पैर को आधा करके घटा देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाता है, 2 पैर वाले जानवर का आंसर आ जाता है। इसी सवाल पर मान लो मैं ये कहूँ कि 140 की जगह, है ना, 75 ही है, 140 की जगह यदि मान लीजिएगा 290 सिर होते, कितने सिर होते हैं, 290 सिर होते, और ये पूछा जाता कि उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो हम क्या करते कि भाई सिर दुगना, तो सिर कितना दुगना होता, 75 का दुगना हम कर देते 150 कर देते क्या, और पैरों का आधा मतलब 290 दी पैर है तो पैर का आधा कितना हो जाता, आप कहते हैं, सही लिखा वहां पर, फिर तो पैर ज्यादा हो गया 100, है ना, 290 का आधा कितना हो जाता, 145 हो जाता, कितना हो जाता है, 145 हो जाता। अंतर करने पर कितने का अंतर आता है, तो अंतर करने पर आ जाएगा आपके पास 5 का अंतर। तो हम ये कह सकते थे कि जो 5 हैं आपके मुर्गे होंगे, कितने होंगे, 5 मुर्गी है, और बाकी जितने भी होंगे 70 वो आपके क्या होंगे, खरगोश होंगे, जो भी 4 पैर वाले जानवर वो होंगे। तो ये है, आपको 2 पैर वाले निकालने के लिए क्या करना है, 2 पैर वाले जानवर निकालने के लिए आप ये कह सकते हो कि सिर को दुगना करना है और जितने भी पैर है उसका आधा लेना है, और जैसे उनमें अंतर करोगे आपका डायरेक्ट क्या संख्या निकल जाएगा आपको, है ना, 2 पैर वाले जानवर की संख्या डायरेक्ट मिलना चालू हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और तथा उनका मस 15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, मस का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काट दे, है ना, किसको काट दे, दिए गए संख्या को काट दे, वो होता है आपके पास एचसीएफ। अब आपके पास अंक कौन कौन से हैं, तो आपके पास जो अंक है वो है 2 और 3, यही अनुपात में ना, 2 और 3 के अनुपात में। तो मैंने कहा कि 2 और 3 को काटने के लिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। तो आप कहोगे फिर 2 और 3 को एक ही काट सकता है, कौन, 1। मतलब 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 15, क्योंकि 1 यदि एचसीएफ है और एचसीएफ का मान कितना दे दिया, 15 दे दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहली जो संख्या होगा, यदि 1 का मान 15 है तो 2 का मान क्या, 15 दूनी 30 होगा दोस्तों। दूसरा कि 3 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 15 है तो 3 का मान 15 दिया 45 हो जाएगा। ये तो आपके कौन कौन से अंक होंगे वो, तो आप कहोगे जी 30 और 45 आपका एज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 24 तथा महत्तम समापवर्तक 4 है, उनमें से पहली संख्या यदि 8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। एवरेज का बहुत प्यारा सवाल है ये, एलसीएम एचसीएफ का। तो हम देखते हैं, अब हमारा फार्मूला क्या होता है कि प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब आपको प्रथम संख्या दे रखा है 8, है ना, दूसरी संख्या तो आपको फाइंड आउट करनी है। एलसीएम दे रखा है आपको 24 और एचसीएफ दे रखा है 4। तो हम कहेंगे 8 का 8 और 8 दिया 24, तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12। तो कितना हो जाएगा आपके पास दूसरी संख्या का मान, तो दूसरी संख्या का मान आपका होने वाला है 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का सवाल है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक दे रखा है 180। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ना। इतना इजी सवाल है कि हवा में उड़ जाएगा इस टाइप के सवाल। अब आपके पास ये है, एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश है आपके पास, और एक है आपके पास मैथ्स। और आपको ये दे दिया गया है कि भाई अंग्रेजी और गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 2 और 3 के अनुपात दे रखा है। किस अनुपात में दे रखा है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है। और ये बोला गया है कि अंग्रेजी में विज्ञान से कितना प्राप्त किया है, दुगना प्राप्त किया। यदि विज्ञान में
यदि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना प्राप्त किया गया है, यदि अंग्रेजी में 2 प्राप्त किया तो विज्ञान में कितना प्राप्त किया होगा? 1 प्राप्त किया होगा क्या? यस। अब मैं ये कहूँ कि टोटल कितने प्राप्त कर लिए? अंग्रेजी में 2, फिजिक्स में विज्ञान में 1 और मैथ्स में 3 प्राप्त किए, मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6 भाग प्राप्त कर लिए। और 6 की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे जी 180 के बराबर है। मतलब 6 का कितने गुना है? आपने कहा कि 30 गुना है, तो मैंने कहा 1 का 30 गुना क्या होगा फिर? तो 1 का 30 गुना करने पर हो जाएगा 30 एकम 30। अतः उसके द्वारा विज्ञान प्राप्त किए गए अंक कितने होने चाहिए? 30 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अजय और विजय ₹40 को के पुरस्कार को 2 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। अजय को कितनी रकम मिलती है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है ना। और मैं यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस में लाओ, है ना, और बेहतरीन तरीके से आप सवालों को डील करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब अजय और विजय में ये बोला गया है कि अजय को 2 भाग मिलता है और विजय को 3 भाग मिलता है। टोटल कितने हैं आपके पास? 2 भाग अजय को, 3 भाग विजय को, मतलब टोटल 5 भाग है। और 5 भाग की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है? आपने कहा 40 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर है? 40 रुपए। मतलब 40 रुपए के को अजय और विजय के बीच में 2 और 3 के अनुपात में बांटता था। तो अजय और विजय के टोटल धन अनुपात के धन का मान करें तो 5 हुआ। और 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 40 रुपए के बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे जी 8 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? 8 रुपए के बराबर। जब 1 का मान 8 रुपए के बराबर है तो अजय को कितनी मिलनी चाहिए? तो अजय को तो 2 भाग मिलना चाहिए। यदि 1 भाग का मान 8 रुपए है तो 2 भाग का मान कितना होगा? 8 दूनी 16 रुपए हो जाएगा क्या? तो कितने रुपए हो जाना चाहिए? 16 रुपए। ऑप्शन नंबर से द राइट आंसर है। क्लियर है? आगे सवाल की ओर बढ़ती हूँ। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2 और 1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितने है? बहुत प्यारा सवाल है ये भी। अब बताओ मुझे, ए और बी 2 बच्चे हैं या जो भी वो बंदे हैं, इनके आय का अनुपात कितना दे रखा है? तो आय का अनुपात दे रखा है 3 और 2 के अनुपात। आय का मतलब क्या होता है कि भाई वो 3 और 2 के अनुपात में कमाते हैं, है ना। और खर्च का अनुपात कितना दिया गया है? वह मतलब होता है खर्च। और खर्च किस अनुपात में करते हैं? तो 2 और 1 के अनुपात में खर्च करते हैं। और दोनों कितना बचा लेते हैं? तो दोनों के दोनों बचाते हैं 4000। मुझे एक चीज बताओ, यदि दोनों के दोनों 4000 बचाते हैं तो अनुपात भी कैसे होनी चाहिए? बचत का अनुपात वो भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे बचा रहे हैं? समान राशि बचा रहे हैं ना भाई। ए भी 4000 बचा रहा है और बी भी 4000 बचा रहा है। मतलब बचत का अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, यदि 3 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। मतलब दोनों की बचत का मान कितना है? बराबर आ गया। ए भी 1 भाग बचाता है और बी भी 1 भाग बचाता है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 4000 के बराबर हो गया। तो 1 ही आए तो 3 भाग था। जब 1 भाग का मान 4 हो सकता है तो 3 भाग का मान 4 तिया 12000 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 12000। तो ए जो है 12000 कमाता है या आय की आय है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को कैसे डील करना है। अब मैंने सबसे पहले इसको सेटिंग करने के लिए पहले गर्ल्स लिख दिया, उसके बाद लिख दिया बॉयज, है ना। यहाँ पर है लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है, लड़की 3 है और लड़के कितने दिया है? 5 दे रखा है। फिर ये बोला जाता है कि यदि 10 लड़के पार्टी छोड़कर चले जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो अनुपात फिर बराबर हो जाता है। एक चीज बताओ, यदि कोई छोड़कर चले जाए, है ना, कोई छोड़कर चला जाए कहीं से भी, पार्टी वगैरह से कहीं से भी, तो समझ आता है कि उनकी संख्या में कमी हो जाएगा, है ना। यदि लड़के छोड़कर गए तो लड़कों की संख्या में कमी स्वाभाविक से है।
लेकिन लड़की तो छोड़कर नहीं गए हैं, तो लड़कियों की संख्या में परिवर्तन तो नहीं होने वाला। यदि लड़की पहले 20 थे तो अब भी लड़की को कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि लड़की पहले 3 भाग थे, अब लड़की 1 भाग नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि लड़की छोड़कर गए नहीं है। तो लड़की पहले भी 3 भाग, अब भी कितना होना चाहिए, 3 भाग होना चाहिए। अब 3 भाग तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 बनाना पड़ेगा। और 3 बनाने के लिए यदि यहाँ पर हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। जब यहाँ पर 3 का गुणा है तो यहाँ पर भी हमको कितने का गुणा करना चाहिए, 3 का, 3 एकम 3। अब मैं कह सकता हूं कि पहले भी 3 भाग लड़की थे, अब भी कितने भाग है, 3 भाग लड़की है। पहले 5 भाग लड़के थे, 10 छोड़ने के बाद अब लड़के कितने हो गए, 3 भाग हो गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पहले 5 थे, अब 3 हो गए। मतलब कितने लोग छोड़कर गए हैं, तो आप कहोगे जी 2 भाग। कितने लोग छोड़कर गए हैं, 2 भाग, और 2 की वैल्यू है 10, तो आप कहोगे जी 1 की वैल्यू फिर कितना होगा, 5। 1 का वैल्यू 5। प्रारंभ में पार्टी में 3 भाग लड़की थे और 5 भाग लड़के, मतलब 3 और 5 टोटल कितने थे, 8। जब 1 का मान 5 है तो 8 का मान 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। अतः पार्टी में प्रारंभ कितने लड़के और लड़के थे, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन इज राइट है, टोटल 40 लड़की और लड़के थे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक स्कूटर तथा टीवी की कीमत का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8,000 रुपए अधिक है तो टीवी की कीमत क्या है। तो बहुत नॉर्मल सवाल है। आपके पास है एक तो स्कूटर दे रखा है और टीवी दे रखा है, क्या, यस। अब आप टीवी को, स्कूटर को 7 में खरीदते हो और टीवी को खरीदते हो 5 में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूटर को टीवी की अपेक्षा मैंने कितने भाग ज्यादा में खरीद लिया, तो मैं कहूँगा जी 2 भाग ज्यादा में खरीद लिया, है ना। 7 में स्कूटर खरीदा, 5 में टीवी खरीदा। इसका मतलब स्कूटर में मुझे टीवी की अपेक्षा कितना ज्यादा देना पड़ा, 2 भाग ज्यादा देना पड़ा। और 2 भाग की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे जी 8,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 8,000 रुपए के बराबर है। तो टीवी की कीमत ज्ञात कीजिए। जब 2 का मान 8,000 है तो आप कहोगे कि 1 की वैल्यू फिर कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे जी 4,000 होना चाहिए। फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। जब 1 का मान 4 है तो टीवी पहले 5 में खरीदे थे। 1 का मान 4,000 है तो 5 का मान कितना होगा, 5 चौके 20,000। ठीक है, तो आप इसको कितने में खरीदे थे, टीवी को 20,000 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट। ठीक है दोस्तों, आगे सवालों को देखते हैं। कि 3 कारों की चालों का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है और प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यदि दूरी समान हो, एक चीज याद रखना, यदि दूरी समान हो जाए, यदि डिस्टेंस सभी के लिए बराबर हो जाए, तो हमेशा याद रखना कि स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं टाइम के। किसके हो जाते हैं, टाइम के, याद रखिएगा, है ना। किस केस में होता है कि जब डिस्टेंस आपके क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। डिस्टेंस आपके क्या हो जाए, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट हो जाए। जब भी दूरी कांस्टेंट होगा, आपकी हमेशा स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। आपके सवाल में स्पष्ट दे रखा है ये कि चालों का अनुपात, पहली कार, दूसरी कार, और मैंने कहा ये तीसरा कार यदि है ये, तो इनके चालों का अनुपात है 3:4:5 हो गया। हम 3, 4 और 5 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया एलसीएम, 60। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा, क्या 60, है ना। एलसीएम कितना निकलेगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम 60। यदि हम 60 को 3 से भाग दें, 60 को 3 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3 और 20 दिया 60, 3 एकम 3 और कितने बार में कट गया, तो आप कहोगे जी 20 बार में कट गया। कितने बार में कट गया, 20 बार में कट गया जी, 20 बार में। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। यदि हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो ये 15 बार में कट जाएगा, है ना। और यदि 60 को हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे जी 12 बार में कट जाएगा।
कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अतः है ना, तीनों कारों के समय का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 20:15:12। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। समान लंबाई की दो ट्रेनें जिनकी चालें 46 और 36 किलोमीटर प्रति आवर है की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। यदि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। या कितना कितना ये बताना है। अब ये चीज है कि दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, मतलब पहली ट्रेन यदि आर है तो दूसरी ट्रेन भी कितना है, आर है, लेकिन इसकी स्पीड है आपके पास 40 किलोमीटर और इसकी स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी दो ट्रेन एक दिशा में जाए तो उसकी जो सापेक्ष चाल होता है ना, सापेक्ष जो चाल होता है, सापेक्ष चाल जो होता है हमेशा कैसे निकालते हैं, घटाकर निकाला जाता है। तो हम कहेंगे कि भाई 46 में यदि हम 36 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सापेक्ष चाल, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। दूरी अब हमारे पास फार्मूला लगा देते हैं। टोटल दूरी कितना होगा, आर और आर, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। यदि कोई ट्रेन किसी को पार कर रहा है मतलब वो खुद की लंबाई और सामने वाले ट्रेन की लंबाई को पार कर रहा है, मतलब टोटल दूरी आर और आर कितने के बराबर हो गया आपके पास, 2r के बराबर। समय क्या मिला है आपको, 4 मिल गया आपके पास 10। लेकिन ये किस में है, ये किलोमीटर में, इसको हम किस में बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। और समय कितना लग रहा है टोटल, तो आपको 36 का क्लियर है। अब हम आगे हल करते हैं तो आप देखोगे यहां पर रखा हूं मैं, है ना, कि 2r/2, ये जो 18 नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब 18 ऊपर आ गया और नीचे में आएगा 50 का गुणा 10 के साथ कर दिया जाए, कितना हो गया 50 बराबर कितना हो गया आपके पास 36। अब आप कहोगे कि ये 18 दूनी 36 और 36 से 36 खत्म, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे आर की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 50 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होने वाली है, 50-50 मीटर की ट्रेन की लंबाई होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करते तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है। ट्रेन से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं वो बहुत आसान ही होते हैं, है ना। बस उनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों को समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। यदि इन चीज़ों को समझ गए तो हम ट्रेन जैसे और बहुत सारे मैथ्स सवाल उनको बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं। तो हमारे पास सवाल ये है कि कोई ट्रेन एक रेलगाड़ी जो है लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, अब मैं ये कहूँ आपको कि ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है कितना, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और साथ में खुद की लंबाई को पार करेगा, है ना। यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है मतलब खुद की लंबाई को भी पार करता है, मतलब खुद की लंबाई को यदि हम शामिल कर दें तो कितना समय ले लेता है, तो आप कहोगे 40 सेकंड का समय लेता है। और मैं कहूँ कि यदि कोई व्यक्ति को पार करता है मतलब खुद की लंबाई को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले लेता है, वो 30 सेकंड का समय। अब आप एक चीज बताओ कि भाई खुद की लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लेता है और प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार करने में 40 सेकंड का समय लेता है। इसका मतलब ये है कि वो 10 सेकंड का समय, वो जो 10 सेकंड है, इस 10 सेकंड का समय प्लेटफॉर्म को पार करने में लेता है। और 10 सेकंड में यदि वो 110 मीटर की दूरी तय करता है तो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 30 सेकंड में दोस्तों तय करेगा 330 मीटर की दूरी को वो तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 3 से 1/2 घंटे में तय की गई हो तो कुल दूरी कितनी होगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यदि दूरी आपके पास कांस्टेंट हो जाता है, यदि दूरी जब भी आपके पास कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड की व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है, आपके पास समय हो जाता है। तो हम यही लिखेंगे कि स्पीड के जो व्युत्क्रमानुपाती है क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम। क्या हो जाता है, टाइम। मतलब, है ना, जैसे हमने कहे कि एक देख लिए स्पीड और सेकंड देख लिए टाइम।
अब आपके पास स्पीड शुरू में कितना था, 8 किलोमीटर था, आपने स्पीड को कितना कर लिए, 6 कर लिए, है ना। तो टाइम का रेशो कैसा बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा। तो 6 का कितना बन जाएगा, आप कहोगे 3 बनेगा क्या, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, है ना, काटने पर। अब टोटल समय कितना होगा, तो 4 और 3 टोटल 7, और 7 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 3 सही 1, है ना, 3 सही 1/2 आवर। यही है, मतलब 3.5 का दुगना होता है, मतलब 1, और 1 कट गया 2 बार में, मतलब 1 की वैल्यू आप कितना निकाल सकते हैं, 1/2, मतलब आधा घंटा के सफर है ना। कितना सफर है, आधा घंटा का सफर है। तो मैं ये कहा कि यदि इस स्पीड से चलता हूं तो कितना दूरी हो जाएगा, 1 का मान जब 1.5 है तो सॉरी 1 का मान जब आधा, तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आवर। मतलब आप इस सफर को कितने समय में तय कर सकते हो, 2 घंटे में तय कर सकते हो। 6 किलोमीटर स्पीड है और 2 घंटे में तय करना है, मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 6 दूनी 12 किलोमीटर। कितना हो जाना है, 6 दूनी 12 किलोमीटर। तो आने और जाने में फिर 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब आने और जाने में टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप कहोगे जी 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है, 24 किलोमीटर की दूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में पूरी करता है। वह उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पूरा करेगा। फिर वही सवाल है टाइम स्पीड वाला। हम ये देख लेते हैं कि पहले उसका स्पीड जो है और हमने लिख दिया टाइम, लिख दिया क्या दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बात को। पहले उसका स्पीड कितना था, आपने कहा 10 किलोमीटर प्रति आवर, उसके बाद अपनी स्पीड को कितना कर दिया, 5 कर दिया, है ना। टाइम भी दिया है, तो टाइम जो होता है स्पीड के जस्ट उल्टा बनता है। तो हमने कहे कि अब वो टाइम 5 लेता और यहाँ पर टाइम कितना लेता, 10 लेता। हमने काटे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब पहले 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 मिनट का समय लेता है। पहले कितना लेता था, 30 मिनट। अब कितना लेगा, जब 1 की वैल्यू 30 मिनट है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका होगा 60 मिनट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1 आवर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 1 आवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है और आगे समान दूरी 60 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, तो कुल दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है कि कुल चली गई दूरी और कुल समय, है ना। ये होता है आपके पास औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी अपान कुल समय। तो हमारे पास है कि टोटल दूरी कितना दिया है, 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर को यदि हम 30 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं तो कितने घंटे का समय लग जाता है, तो अब आप कहोगे जी 10 घंटे का समय लगता है। कितना लग जाता है, 10 घंटे का। फिर उतनी ही दूरी, मतलब फिर 300 किलोमीटर की दूरी को मैं किस चाल से तय करता हूँ, इस बार मैं 60 किलोमीटर की चाल से तय करता हूँ। तो अब मुझे कितना समय लग जाएगा, तो आप कहोगे जी 5 आवर का समय। तो मैं ये देखा कि 300 और 300 टोटल 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मैंने कितना समय लगा दिया, पहले 10 घंटे का समय लगाया, अब लगा रहा हूँ 5 घंटे, मतलब 10 और 5 टोटल कितने घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए क्या। तो हमने कहा 15 कम 15 और 15 चौके 60 और एक 0 का 0, तो आपकी स्पीड कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाना है, 40 किलोमीटर प्रति आवर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक सिपाही अपने 100 मीटर में एक चोर को देखता है। जैसे ही सिपाही पीछा करना शुरू करता है तो चोर 8 किलोमीटर की चाल से भागता है। यदि सिपाही की चाल 10 किलोमीटर हो तो बताइए कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो रहा है, क्या टाइम, है ना। दोनों के लिए समान टाइम है, जितना समय चोर लेगा उतना ही समय सिपाही लेगा, तभी सिपाही चोर को पकड़ सकता है। पता चले सिपाही से ज्यादा चोर समय ले रहा है, इसका मतलब चोर कहीं छूमंतर हो जाएगा और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए दोनों के टाइम कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और टाइम इक्वल होते ही यदि यहाँ पर टाइम की वैल्यू कांस्टेंट हुआ तो टाइम कांस्टेंट होते ही जो स्पीड होता है वो समानुपाती हो जाता है किसके, डिस्टेंस के, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा सवाल ये है, यदि पहले
सिपाही का निकाल लेते हैं, सिपाही, और उसके बाद लिख लेते हैं चोर। अब सिपाही का स्पीड कितना है, आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति आवर। चोर का स्पीड कितना है, हमने कहा 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो डिस्टेंस है, यदि ये स्पीड है तो ये क्या होनी चाहिए आपके पास, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अनुपात भी वही बनेगा जो स्पीड का अनुपात बने। स्पीड का अनुपात 10 से 8, डिस्टेंस का अनुपात भी 10 से 8 हो जाएगा। इसको काटना है, काट सकते हो आप 2 से, 2 पंचे 10 हो गया और 2 चौके 8। अब मैं ये देखूं कि अब सिपाही चोर को पकड़ने के लिए सिपाही से कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, 100 मीटर तय करना पड़ेगा ना, तभी सिपाही पकड़ा जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का, 1 और 1 की वैल्यू कितना दिया है, 100 मीटर। कितना दे रखा है, 100 मीटर। अतः भागने के बाद चोर कब पकड़ा जाएगा, या ये बोला गया है, तो बताइए कि कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। जब 1 का मान 100 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 400 मीटर। अतः 400 मीटर दूरी भागने के बाद चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक दूरी देना तो चाहिए था, है ना, यहाँ पर प्रारंभिक देना चाहिए था कि यदि प्रारंभिक दूरी से या प्रारंभिक स्थान से चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाता, तो प्रारंभिक स्थान आपके पास 100 मीटर होना चाहिए था, उस हिसाब से आप कितने में पकड़े जाते, 500 मीटर की दूरी पर पकड़े जाते। तो यहाँ पर देना चाहिए था कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर पकड़ा जाता, तब हम कहते हैं कि फिर तो 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाता। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, संख्याओं का 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होता है। एवरेज यदि है आपके पास तो समान संख्या जोड़ने पर, समान संख्या घटाने पर, है ना, जो भी आप घटा रहे हो मतलब आप औसत में घटा रहे हो या औसत में ही जोड़ रहे हो, या आप जैसे गुणा कर रहे हो तो औसत में ही आप गुणा कर रहे हो, और औसत में यदि भाग दे रहे हो तो औसत में ही आप भाग दे रहे हो। जो भी खेल होगा वो औसत पर डिपेंड करेगा। गुणा कर रहे हो तो औसत गुणा होकर निकलेगा, भाग दे रहे हो तो औसत भाग देकर निकलेगा। अब यहाँ पर दिया गया कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दें तो औसत क्या होगा, तो जो भी आपके पास 21 है एवरेज है, तो आपको एवरेज में ही गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो जो आपका नया एवरेज बनकर आएगा वो कितना आ जाएगा, 168 जो है आपका नया एवरेज बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा। अब आने वाले नए व्यक्ति का भार कितना होगा ये पूछा गया है। अब बताओ, आठ व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, मतलब मैं 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लाना चाहता हूं, और लाने पर औसत भार भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, औसत भार भी बढ़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो नया व्यक्ति होगा वो 50 किलोग्राम से ज़्यादा भारी होगा या ज़्यादा वजनदार होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि 8 के 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए। अब मैंने ये कहा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में यदि 2 किलोग्राम की वृद्धि कर दिया जाए तो वृद्धि कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 8 दूनी 16 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। कितना किलोग्राम का, 16 किलोग्राम का। मतलब जो नया व्यक्ति है वो पुराने व्यक्ति से कितने किलोग्राम ज्यादा भारी होने चाहिए, 16 किलोग्राम ज्यादा भारी होने चाहिए। पहला व्यक्ति 50 किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम, तो आने वाला जो व्यक्ति होगा उससे 16 किलोग्राम ज्यादा भारी होगा। मतलब यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 66 केजी। मतलब जो नया व्यक्ति आएगा थोड़ा ताकतवर आएगा, मोटा हट्टा कट्टा आएगा, तभी 8 के 8 व्यक्तियों के औसत भार में वृद्धि हो सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलो है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलो है तथा बी और सी का औसत 43 है तो बी का औसत भार ज्ञात कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इस टाइप के सवाल को कैसे डील करना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक तो ए, बी और सी का औसत भार कितना दे रखा है, तो वहां पर दे रखा है 45 किलो।
45। हम देखें कि 1 2 3 व्यक्ति, हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया तो 45 दूनी 90 और 45 दिया हो जाता है आपके पास 135 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 135 किलोग्राम। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है और बी तथा सी का औसत भार 43 है तो बी का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये निकालना था आपको, बी और निकालना था। तो हम ये कहें कि ए और बी का औसत भार कितना दे रखा है, तो ए और बी का हमने लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का औसत भार हो जाएगा, चूंकि 2 व्यक्ति है और औसत है 40, तो 40 का दुगना करने पर कितना हो जाता है, आप कहोगे 80 kg हो गया क्या। फिर आपके पास बी और सी का दे रखा है तो बी प्लस सी का औसत भार कितना हो जाएगा, तो इनका औसत भार दे रखा है आपके पास 43 है और 43 को यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे कि फिर तो ये 86 हो जाएगा क्या, 86 kg। अब मुझे किसका ज्ञात करना है, बी का औसत भार ज्ञात करना है। तो मैं ये कहूँ आपसे, क्या कहेंगे भाई, कि इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, है ना, और इसके साथ घटा दें, घटा सकते हैं क्या, तो आप कहोगे कि ए से ए कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक बी बच जाएगा क्या। इसका मतलब ये है कि 135, 80 और 86 कितना होगा, तो 80 और 86 का सम होता है 166, है ना। 166 में से यदि हम 135 को घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31, है ना। तो बी का जो वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास, 31 किलोग्राम। तो बी का वजन कितने होने वाला है, 31 kg इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। दोस्तों जब भी इस टाइप के आपके पास सवाल आना है, कुछ मत करना, आप टोटल जो आपके पास व्यय है या जो भी आय है उसको आप क्या मान लीजिएगा, 100% मान लेना। क्या मान लेना है आपको, 100% मान लेना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 20% वृद्धि होने पर, तो 20% वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, यदि 100 ही था मेरा, है ना, जल कर 100 ही था, 100% था, 20% की वृद्धि कर दिया जाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 120% हो गया क्या जी। और मैं कहूँ कि जल कर व्यय जो है वो भी 100% था, तब 20% की कमी करने पर कितना हो जाता वो, तो आप कहते 80% हो जाता क्या। अब हमारा रूल्स ये है कि एक एक अंक के पहले क्या लगा देना है, आपको दशमलव लगा देना है। तो अब 12 का गुणा 8 के साथ करने पर 12 ठीक कितना होता है, 96%। कितना हो गया, 96%। पहले 100% होता था, अब कितना हो गया, 96%। तो कितने परसेंट की कमी हुई है, तो आपको तो कमी दिख रहा है और कमी है आपके पास 4% की। कितने परसेंट की, 4% की आपके पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%। कितने अंक चाहिए थे, 40%। लेकिन एक बच्चा 178 अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यदि वो 22 अंक ला लेता तो क्या वो व्यक्ति फेल होता, क्या वो छात्र को फेल होने की जरूरत थी क्या, नहीं थी ना भाई। मतलब वो पासिंग मार्क में आ जाता, इसका मतलब वो 40% प्राप्त कर लेता। 178 के साथ साथ यदि वो 22 अंक भी ला लेता तब वो क्या होता, 40% के बराबर अंक प्राप्त कर लेता। तो 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 178 में 22 को जोड़ने पर हो जाता है आपके पास 200। कितना हो जाता है, 200 हो जाता है क्या। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो हम कहें 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। मतलब भाई जब 10% की वैल्यू कितना है, 50 है, तो 10 के आगे एक 0 लगा दिया जाए, उसी प्रकार 50 के आगे भी एक 0 लगा देंगे तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। मतलब उस परीक्षा का मैक्सिमम अंक कितने का था, 500 अंकों का था।